गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है, जहां हमारा जो जुडिशरी का टॉपिक हुआ है कल और परसों के लेक्चर में, उसके जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि दो लेक्चर जो हमारे जुडिशरी पे हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी आपका कोई डाउट रहा है तो मुझे जरूर कॉमेंट करना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा आपको अगर नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स की फीस और जो पीवाईक्यूज या जो हम मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं उन सबके फीस जो है आपको पिन कमेंट पर पता चल जाएगी, और कौन से सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट अवेलेबल है इस टाइम पर वो भी आपको पिन कमेंट से ही पता चलेंगे। तो आप वहां से चेकआउट करिए, और जिनको भी परचेज करने हैं तो वो हमें ईमेल कर सकता है। ईमेल भी आपको वीडियो के पिन कमेंट पर पता चलेगा। ठीक है, तो जो भी नोट्स आपको परचेज करने हैं, जो भी चीजें लेनी है, तो हमें ईमेल जरूर करो, ताकि ये आपको जल्द से जल्द चीजें प्रोवाइड कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इस बैच के अंदर हमने जो ये पीडीएफ के जरिए लेक्चर्स लेना शुरू किए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हम पीडीएफ के जरिए ले रहे हैं। जब हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाती है तो हम कर रहे हैं क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन, और साथ में हर टॉपिक के साथ हम जो एमसीक्यूज है उनको भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके और आपको पता चल सके कि किस तरीके के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आप जब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता जाता है, और आपकी जो जेआरएफ क्लियर करने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जहां हम बात करने वाले जुडिशरी के जो हमारे क्वेश्चंस है उनको हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है दैट बिसाइड प्रोवाइडिंग फॉर अ फंक्शनल गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड इलेबोरेट कंट्रोल मैकेनिज्म सो दैट वाटर में नॉट ओवररन बियॉन्ड बैंक्स। ये इंश्योर किया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंशियल और फंक्शनल गवर्नमेंट के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पूरा ऐसा मैकेनिज्म कंट्रोल भी बताया हुआ है कि जो वाटर्स है, जो पानी है, वो नदी के मतलब ऐसा बियॉन्ड बैंक रन ना करे, मतलब उसका भी पूरा एक अच्छा सा मैनेज किया जा सके, उसको भी हर स्टेट की मतलब ऐसे कुछ जिम्मेदारियां बताई गई है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो हमारे जो आर्टिकल्स है, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो हमारे 227 है, 226 एंड 227 आप निकाल के देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम देखते हैं 226 किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा तो 226 है वो बात कर रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स है। ठीक है, और 227 में बात की गई है हमारी ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 32 में हमारी बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड, और आर्टिकल 14 देखोगे आप, हमारा राइट टू इक्वालिटी है। 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। उसके अलावा आर्टिकल 41 में क्या है भाई, आर्टिकल 41 हमारा बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना। उसके बाद 15, 16, 17 ये फंडामेंटल राइट में आ जाते हैं। 246 में हमारी पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की कहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर है वो आ जाती है इन सब के अंदर। यहाँ रेजिडरी पावर्स दी गई है। तो ये कह रहा है कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर ये बात की गई है कि कौन सा आर्टिकल इस तरीके के प्रोविजन को इंश्योर करता है। तो ये जो मैटर है ये पूरा हमारा आर्टिकल 32, 226 और 227 के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरीके की तैयारी इस लेवल की करनी होगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखते हैं अजर्शन में क्या स्टेटमेंट दी गई है। तो अजर्शन कह रहा है कि जो रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूल मेकिंग पावर है कि जो कोर्ट का प्रोसीजर या प्रैक्टिस कैसे रेगुलेट करना है, इस पे क्या है, पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना सकती है। जबकि ये बात गलत है।
पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बनाकर बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का प्रैक्टिस, किस तरीके का प्रोसीजर और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए क्या प्रोसीजर किया जाएगा। तो ये बात गलत है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। ओनली एन इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट कर सकती है द राइट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर और फेवर। ये कह रहा है कि जब तक किसी देश के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो, इम्पार्शियल ना हो, तब तक वो अपने देश के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट को बिना फियर और फेवर के प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकती है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि हमारे देश में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल इसलिए अपनाया गया है ताकि लोगों जुडिशरी अपना अच्छे से काम कर सके और उसका लेजिस्लेचर का उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो और अपना जो लोगों के राइट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम कर सके। तो दूसरा ऑप्शन जो रीजन है हमारा, इसकी स्टेटमेंट ठीक है, यानी हमारा ए फॉल्स है और आर गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन ही लगभग ऐसा होता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो सेकंड का हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो इस तरीके के मैंने पहले भी बताया था, जुडिशरी से या तो आपसे आर्टिकल वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस लॉज काफी पूछे जाते हैं, या असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके तभी सोल्व होंगे जब आपने जुडिशरी का जो हमारे दोनों लेक्चर है वो अच्छे से देखे होंगे, कम से कम 2-2 बार तो दोनों लेक्चर को जरूर देखा होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट आपके तभी आपके अच्छे से क्लियर होंगे जब आपको हर चीज अच्छे से याद होगी, और कैसे चीजों को याद रखना उसकी ट्रिक्स भी मैंने आपके साथ लेक्चर्स में जरूर शेयर की है, तो आप वो जरूर देख लेना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है, पढ़ने में ही हालत खराब हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, फिर से जुडिशरी से देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है स्टेटमेंट 1, एन अपील शैल लाई इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कह रहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कब जाएगी, इफ हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। मैंने बताया था क्रिमिनल मैटर में आर्टिकल 134 में 3 कंडीशंस दी गई है कि कब कब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी क्रिमिनल मैटर में। तो पहली तो मैंने बताया था कि अगर हाई कोर्ट में अपील आती है एक्विटल के लिए, अक्यूज्ड पर्सन एक्विटल के लिए अपील भेजता है और हाई कोर्ट उसको एक्विटल देने की बजाय उसको क्या करता है, डेथ पेनल्टी दे देता है। ठीक है, तो उस मैटर में अपील जाएगी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 134A के अंदर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, एन अपील शैल लाई इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट। ये भी आर्टिकल 134 के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर हाई कोर्ट हैज विड्रॉन फ्रॉम ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट्स टू इट्स अथॉरिटी और हैज एनी इन सच अ राइवल कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। दूसरी कंडीशन मैंने आप बताई थी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कब जाएगी, जब हाई कोर्ट क्या करती है, किसी सेशन कोर्ट से कोई अपनी स्पेशल पावर का यूज करके केस को विड्रॉ कर लेती है और फिर एज अ ट्रायल कोर्ट उस केस का पूरा ट्रायल करती है और ट्रायल के एंड में जब जजमेंट देगी तो उसमें वहां क्या करती है, वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर देती है। ठीक है, तब क्या होगा, तब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये दोनों हमने आर्टिकल 134 में पढ़ी है। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन थी जहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, वो कंडीशन क्या थी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आर्टिकल 134 में थर्ड कंडीशन क्या थी जहां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। यहीं से आपको पता चलेगा कि और बिना चीटिंग करे आप मुझे बताओगे ताकि आपका पता चल सके कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखा मैंने बताया था आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन के, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आर्टिकल्स के क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ। ये कह रहा है कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को किस कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। याद है मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि एग्जाम में पूछा जाता है, और देखो इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमारा आर्टिकल 124 है जो, जिसके अंदर क्लोज 3 में जो क्वालिफिकेशंस दी गई है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस,
वहां जो लास्ट क्वालिफिकेशन दी गई है, मैंने बताया था कि अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, याद है ये बात, मैंने आपको कंफर्म ये पॉइंट पे जोर दिया था कि आपको याद रखना है, और वही बात यहाँ पे पूछी भी गई है। तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, तो फोर्थ का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने वो आपको लेक्चर के अंदर बताई है कि आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, और कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है ये भी मैंने आपको बताया लेक्चर्स में। हर लेक्चर में इसी तरीके की बातें मैं आपको साथ साथ में पॉइंट आउट करवाती रहती हूँ, ताकि आपका वहां पे ध्यान जाए और आप उन चीजों को मार्क कर लो, या फिर कोई वहां पे स्टार का निशान लगा लो, कि कोई भी निशान जिससे आपको पता चल सके कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में। एक सेकेंड, ये कह रहा है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियंस given by the Supreme Court of India under Article 143 of the Constitution of India। तो आर्टिकल 143 से क्वेश्चन आया है, जहां मैंने बताया था प्रेसिडेंट की पावर है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांगने की। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की। तो वहां पे मैंने कई केस लॉज आपको लिखवाए थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और वहीं से कुछ केस लॉज आपसे पूछे गए हैं। तो देखते हैं कितने केस लॉज आपको याद है। तो पहला केस है री केशवा सिंह का केस है, जो कि हमारा आया था 1965 के अंदर। याद है, लास्ट वाला केस मेरे ख्याल से मैंने आपको यही लिखवाया था, लास्ट था कि लास्ट था मेरे ख्याल से। उसके बाद री बेरूबरी केस है, ये हमारा 1960 का केस है, ये तो सबको पता होना चाहिए। री दिल्ली लॉज एक्ट केस है, ये भी मैंने आपको बताया, पहला ही केस बताया था 1912 का। उसके बाद इन री द सी कस्टम्स एक्ट, ये मेरे को याद नहीं है ये कब का बताया था मैंने, ये आप चेक कर लेना। री द कस्टम्स एक्ट ये कौन से उसका बताया था मैंने। ठीक है, तो हमारा पहले लास्ट में तो हमारा आएगा केशवा वाला केस, यानी फर्स्ट ऑप्शन लास्ट में आएगा, थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। बची इन दोनों के बीच में ये कहाँ आएंगे, देखो थर्ड सबसे पहले कहाँ दे रखा है, देखो थर्ड 3 में दे रखा है, यहां नहीं दे रखा, तो ये कट गया। अब देखो लास्ट में फर्स्ट कहां दे रखा है, इन दोनों में नहीं है, तो ये भी कट गया। थर्ड ऑप्शन बचता है हमारा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा, पहले थर्ड आएगा, फिर सेकंड आएगा, और फिर फोर्थ आएगा। यानी कि जो री सी कस्टम्स एक्ट है ये हमारा 1960 के बाद का केस है। तो ये आप ध्यान देख लेना कि नोट्स के अंदर री कस्टम सी कस्टम एक्ट था जो हमारा, उसका क्या मैंने आपको ईयर ऑफ वर्डिक्ट बताया था, ये चेक कर लेना। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 143 में मैंने जो आपको 6-7 केस लॉज बताए हैं वो जरूर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है that law declared by the Supreme Court, ये बाइंडिंग है on all courts within the territory of India। ठीक है, मैंने बताया था आर्टिकल 141 के अंदर ये बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, यानी वो हमारे देश के हर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद उस डिसीजन से बाउंड नहीं होती है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर डिसाइड की थी। ठीक है, तो मैंने आपको बंगाल इम्यूनिटी का केस बताया था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मुझे याद लगता है आपको याद होना चाहिए, 1955 का मेरे ख्याल से केस था। तो यहाँ देखो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन। तो सिक्स्थ का हमारा क्या हो गया, डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, और ये आपने लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे होंगे। देखो मैं तो पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मुझे चीज़ों को याद रहती है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रह पाती है, तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि याद रहे, बट आपको जब चीज़ें रिवाइज करोगे तब आपको चीज़ें ऐसे याद रहेंगी। ठीक है, लेक्चर्स को कम से कम 2 बार जरूर देखा करो। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय। ये आर्टिकल 233 हमारा आ जाता है
जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है उनसे रिलेटेड पहला आर्टिकल है ये, सबॉर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो अपॉइंटमेंट आर्टिकल 233 के अकॉर्डिंग ये कैसे होगा। तो ये कह रहा है कि द कॉलेजियम ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट कंसर्न, कि जो भी जिस भी स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जो हाई कोर्ट है उसका जो कॉलेजियम है उसके हिसाब से होगा, नहीं कॉलेजियम के हिसाब से तो नहीं होगा। उसके अलावा जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, यानी मान लो हरियाणा का किसी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका जो गवर्नर है, हरियाणा के जो गवर्नर है, ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। भाई इतनी दूर नहीं जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली बात नहीं आती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात करें, उसी स्टेट के गवर्नर कंसल्ट करेगा उस स्टेट की हाई कोर्ट से, एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। ये ऑप्शन ठीक है हमारा, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को जब अपॉइंट किया जाता है तो गवर्नर करता है उस स्टेट के हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट नहीं करते, गवर्नर ही करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो 7th का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको इस तरीके से समझ में आ रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी अंडर आर्टिकल 131, कब, जब क्या है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट के बीच में वर्सेस वन और मोर स्टेट, वर्सेस वन और मोर स्टेट। ये बात ठीक है, पहला ही पॉइंट था ये हमारा आर्टिकल 131 में, तो पहला ऑप्शन ठीक है। जहां ए ऑप्शन नहीं है वहां वो काट दो, ए इसमें है ये रहेगा, यहाँ पे आंसर हो सकता है। बी एंड सी में ए नहीं है, ये कट गया, ए एंड सी, ए एंड डी, तो हमारे ये तीनों में से पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। देखते हैं सी बी ऑप्शन क्या कह रहा है। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और वन एंड और स्टेट्स ऑन वन साइड। ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि एक तरह अगर कोई मान लो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन स्टेट है या कोई और स्टेट्स है, और स्टेट्स एक साइड तो ये है, इनके वर्सेस कौन है, अपोजिट पार्टी कौन है, वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, वन और मोर स्टेट्स। तो ये बात हमने सेकंड ऑप्शन पढ़ा था, तो ये भी हमारा ठीक है। तो ए एंड बी हमारा ठीक है। बाकी देखते हैं ए एंड बी दे रखा है क्या, ए एंड बी देखो यहाँ दे रखा है, ए एंड सी, सी एंड डी, तो यहाँ बी नहीं है तो ये कट गए। तो पहला ऑप्शन क्या करेक्ट निकल कर आ गया, मतलब हमें सी और डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट हम पढ़ेंगे क्या दे रखा है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी इंडिविजुअल ऑन वन साइड। हमने ये तो इंडिविजुअल में तो आता ही नहीं है ये, तो ये तो गलत है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट इन इंडिया। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हर उस डिस्प्यूट के, भारत में होने वाले हर डिस्प्यूट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो मुद्दे होते हैं उनमें है, ठीक है। तो ये हमारी, क्योंकि वो मुद्दे हैं जो और किसी कोर्ट में नहीं सुने जा सकते, इसलिए उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जैसे बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट का मुद्दा है, अगर कोई आता है तो वो हाई कोर्ट भी सुन सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे, ठीक है। ओरिजिनल मतलब वो पावर किसी और को दी ही नहीं गई है, ठीक है, इसलिए उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का नाम दिया गया। तो सी और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी 8th का पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है उसके अंदर वो डिक्लेयर कर सकते हैं लॉ पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है उसमें वो पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो भी लॉ पास किया गया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। किन ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं वो ग्राउंड पूछ रहा है ये। पहला क्या है, पहला ग्राउंड ये कह रहा है कि इट इज नॉट विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर विच पास द लॉ। ये कह रहा है कि पहला ग्राउंड ये हो सकता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया गया है, पास किया, वहां पे देखेंगे कि उसकी कॉम्पिटेंसी है या नहीं उसको पास करने की। तो पहला तो ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ए ऑप्शन ठीक होना चाहिए। जहां ए नहीं है पहले तो वो काट दो, ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी ऑप्शन कट गया, ठीक है। और यहाँ ऑल ए एंड ए बी सी है, तीनों की बात की गई है। तो बी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्टिपुलेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ पास कर दिया है जो हमारे फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिए गए हैं उसके अगेंस्ट है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये बात भी ठीक है। तो ए और बी तो हमारा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी देखो सब जगह ए और बी तो है ही, यहाँ बी नहीं है तो ये कट गया। तो इन दोनों में से हमारा ऑप्शन निकल के आएगा, चाहे तो या तो ए और बी दोनों ठीक होंगे, सी गलत होगा, या फिर तीनों ही ठीक होंगे। अब सी पे सारा खेल बचा है, हम सी को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द लेजिस्लेचर डिड नॉट अप्लाई इट्स माइंड और इट वाज प्रॉम्प्टेड बाय सम इम्प्रॉपर मोटिव और इट वाज आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल। ये कह रहा है कि लेजिस्लेचर ने अपना दिमाग नहीं लगाया और वो किसी इम्प्रॉपर मोटिव या फिर आर्बिट्रेरी या अनरीजनेबल ग्राउंड पे कोई लॉ पास कर दिया। तो ऐसा तो मुझे लगता है कहीं कोई ग्राउंड दिया नहीं गया है ना, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, मैंने अभी तक तो पढ़ा नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा हो सकता है गलत। देखते हैं एक बार 9th का क्या आंसर है। 9th का ऑप्शन दिया गया है करेक्ट बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी हमारा गलत है, वही मैं कह रही थी कि सी मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। तो ए एंड बी हमारा ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जो आपको तैयार करना होगा और इस तरीके से ही आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे हमारे जो लेक्चर्स है, हमारे जो नोट्स है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, जैसा यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। जैसे जैसे हर बार बदलता रहता है पैटर्न, थोड़ी बहुत चीजें बदलती रहती है, हम भी अपने जो लेक्चर्स हैं उन चीजों को, उन टॉपिक को इंक्लूड करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बैच को बिल्कुल प्रॉपर ध्यान में रखा गया है। पिछला जो हमारा 2024 का पेपर हुआ है और 2023 में जो हमारा एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखकर, पिछले 2 साल के एग्जाम को ध्यान में रखकर ये बैच हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन। एक तरफ दिए गए हैं कुछ पॉइंट और दूसरी तरफ दिए गए हैं कुछ केसेस, देखने हैं उनसे रिलेटेड कौन सा केस है हमारा। तो पहला दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जो मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे, जहां बताया था कि वो सकल चंद वाले केस थे, ठीक है। मैंने बताया था उनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के से रिलेटेड केसेस है, वो दे रखा है। दूसरा जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 दे रखा है, उसमें रिलेटेड मैंने 3 केस आपको बताए थे, वो उससे रिलेटेड बात हो रखी है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 से रिलेटेड केस लॉ दे रखा है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ केसेस आर्टिकल 139A, उससे रिलेटेड केस लॉ दे रखा है। तो हमें ये देखने कि कहाँ पे ये इनके केस लॉज है जो हमने हमारे नोट्स में है या नहीं है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला केस है री विनय चंद्र मिश्रा का केस। री विनय चंद्र मिश्रा का केस मेरे ख्याल से मैंने आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बताया था, है ना। तो बी का तो फर्स्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस से रिलेटेड है। ये मेरे ख्याल से सेकंड जजेस ट्रांसफर केस भी कहा जाता है इस केस को, है ना। तो ए का हमारा सेकंड होगा। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट AR अनुतुल्या वर्सेस RS नायक, ये हमारा आर्टिकल 139A से रिलेटेड केस था, मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इससे रिलेटेड हमारा ये केस बचता है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी बताया ना मैंने नोट्स के अंदर। तो आप देख रहे हो चारों के चारों केसेस हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं ए का ऑप्शन होना चाहिए सेकंड, जहां ए का सेकंड नहीं है वो काट दो,
यहाँ ए का सेकंड है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। ए का फोर्थ ये कट गया, ए का फर्स्ट ये कट गया, ए का फर्स्ट ये कट गया, तो पहला आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 10th का करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि नोट्स के अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई वो बिल्कुल टू द पॉइंट की गई है। ठीक है, तो आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से लगाने हैं और नोट्स को कम से कम 7-8 बार रिवाइज कर लो जब तक आपका एग्जाम आता है। और इस साथ में ये पीवाईक्यूज भी लगाते रहो, मॉक टेस्ट और हमसे एमसीक्यूज भी परचेज करो, ताकि सारी प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो जाए कि क्वेश्चन कैसा भी ट्रिकी आ जाए आप तैयार हो अपना एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है जुडिशियल रिव्यू टेंड्स टू एलिवेट द जुडिशरी टू द रैंक ऑफ सुपीरियर सुपर लेजिस्लेचर। ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है जुडिशरी को, ये जुडिशरी को मतलब लेजिस्लेचर से थोड़ा सा आगे तो बना ही देता है कि अगर वो कोई भी लॉ बनाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू की इसको पावर दी गई है। तो ये पॉइंट तो ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी के पास सबसे हाईएस्ट पावर मानी गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू से ही स्टेटमेंट दे रखे हैं देखो सारे। कह रहा है बी पॉइंट कह रहा है द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड एज इट एम्फेसाइज ऑन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रेदर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी बात ठीक है, आर्टिकल 21 से निकल कर आती है कि हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है उसको लिमिट किया गया है टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि अगर मान लो किसी आर्टिकल में किसी प्रोविजन में ये बोल रखा है कि इस प्रोविजन पर सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, तो वहां पर उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर भी नहीं है। ठीक है, तो एक लिमिटेशन लगाई गई है कि अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर बनाकर ये बता रखा है कि यहाँ पे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो, तो वहां पे वो चीज रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। तो ये पॉइंट भी ठीक है। जैसे आप देखोगे हमारा आर्टिकल 74 है, वो क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट पे, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर है। तो ऐसे कई पॉइंट रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बात तो ठीक है, बी पॉइंट भी हमारा ठीक हो जाता है। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है इज इनडिस्पेंसेबल टू आवर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये बात भी ठीक है कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही अच्छा एक प्रिंसिपल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है जो उस सिस्टम को क्या है एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाता है। तो सी पॉइंट भी ठीक है, मतलब हमारा डी पॉइंट गलत है। ये क्या कह रहा है, judicial review does not include judicial competence to review executive enforcement of legislative enactment। ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जुडिशरी की कॉम्पिटेंसी वहां खत्म हो जाती है जहां पर जो लेजिस्लेटिव लॉ लाए गए हैं उनको एग्जीक्यूटिवली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बात तो गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 11th का डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब गलत स्टेटमेंट है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केसेस वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट। ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन दी है। आर्टिकल 131 में घुमा फिरा के पूछा गया फिर से कि किन केसेस में, किन डिस्प्यूट में आर्टिकल 131 को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। अब वो डिस्प्यूट के जो पॉइंट है वो याद होने चाहिए 3 आपको। क्या कह रहा है, तो देखो ये कह रहा है बिटवीन 2 और मोर स्टेट है। ये बात ठीक है, हमने आर्टिकल 131 का क्लोज सी देखा था, वहां बताई गई थी कि 2 स्टेट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ की वो पब्लिक लीगल राइट जिस पे की एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट डिपेंड करता है, वहां पे ये क्वेश्चन जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां ए ऑप्शन नहीं है ना, पहले तो वो काट दो, ए बी सी, सी डी ई ये कट गया, बी सी डी ई ये भी कट गया, तो हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन में से पॉसिबल आंसर निकल के आएगा। देखते हैं अब। ये कह रहा है दूसरा
dispute arising out any treaty entered into an executive before the commencement of the constitution। नहीं, आर्टिकल 131 अगर आपने प्रोवाइजो पढ़ा हो तो मैंने वहां बताया था कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट आता है जो ट्रीटी से रिलेटेड हो तो उस पे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब आप उस मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये तो एक्सेप्शन था आर्टिकल 131 का जो प्रोवाइजो में दिया गया है, तो ये बात तो गलत है। तो बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ए बी सी इसमें है तो ये कट गया, तो ए सी डी, डी हमारा क्या बचता है, करेक्ट आंसर बचता है। तो ए सी डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जैसे ई में क्या बोला गया, डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये सिविल मैटर में क्या जाएगा फिर, आर्टिकल 133 याद है कि अगर सिविल मैटर में क्या होता है वो भी डिस्प्यूट नहीं है, तो वैसे भी गलत है ये। बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, ये भी है हमारा पहला ही पॉइंट था आर्टिकल 131 में। डी पॉइंट देखो, बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, ये भी ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट था। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन का ए सी डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है, और इसी वजह से 12th का जो फोर्थ आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे जुडिशरी से रिलेटेड थे, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कैसे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी होगी। ठीक है, और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि लेक्चर आपको कम से कम 2 बार देखने हैं, और जो नोट्स है वो अगर आप बना नहीं सकते तो हमसे परचेज कर लो, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, और यही नोट्स बिल्कुल एग्जैक्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। एक और बात, मैं बार बार बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। देखो भाई, हिंदी में ना तो मैंने लॉ पढ़ा है, और हिंदी हमारी लॉ के अंदर थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड लिख दूं उनके अगर मैं नोट्स बनाऊंगी तो कुछ और वर्ड लिख दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सिस्टम ही गलत हो जाएगा। तो मेरे पास इंग्लिश में नोट्स हैं, इंग्लिश में मैं लॉ पढ़ी हूँ और मुझे वही चीजें पता है। हिंदी में मैं इजी सिंप्लीफाई करके समझा सकती हूँ, लेकिन हिंदी के जो वर्ड है लॉ के अंदर वो मुझे नहीं पता है, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी आपकी उतनी हेल्प। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने पढ़ाई जिस चीज में की है तो मैं वही आपको पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब हम अपना जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है उसको करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करो, लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।